पहला नियम के बारे में समझिए। प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं। मान लेते हैं कोई, देखिए प्रतिबिंब खींचने का नियम क्या है। प्रतिबिंब खींचने के नियम में हमारा ये कंडीशन है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं और कहाँ से होकर जाती हैं। कोई प्रकाश किरणें अगर मान लीजिए दर्पण पर आता है तो किधर से आता है तथा दर्पण से टकराने के बाद किधर से जाएगा, ये जो मतलब बताता है वो प्रतिबिंब की खींचने के नियम के अंतर्गत बताता है। तो जो हम पढ़ेंगे वो प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम पढ़ेंगे, 3 नियम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो 3 रास्ते से आती हैं और कहाँ कहाँ से होकर जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला नियम में क्या होता है कि कोई मान लेते हैं गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण ही लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका जो दिया है वो मतलब मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, यफ कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। 3 बिंदुएं होती हैं हमारी। अब देखिए प्रकाश की किरणें इस पर कहीं ना कहीं से आएंगी और दर्पण से टकराएंगी और इस मतलब अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है लिख देते हैं, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण से टकराएंगी और फिर कहाँ से होकर जा रही है उसका ज्ञान हमारा ये जो है पहला नियम कराएगा। तो देखिए पहला नियम मान लेते हैं कहाँ से आ रहा है। अब देखिए जब 2 रेखाएं, देखिए 2 रेखा है ऐसे और इन रेखाओं के बीच की दूरी अगर प्रत्येक जगह क्या है, बराबर है, तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरणें आ रही हैं जो किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। कहाँ किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण है। देखिए ये प्रकाश की किरण है, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो देखिए मुख्य अक्ष से जो समांतर किरणें हैं वो कहाँ से होकर, प्रकाश का परावर्तन होगा तो कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। देखिए यहाँ पर हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखिए कोई वाहन आ रहा है, इसके बारे में आपको बताएं। देखिए समझिए ध्यान से। देखिए ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो क्या है दर्पण पर टकराती हैं, ये इसको क्या कहेंगे, परावर्तन। यहाँ पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि वह जो प्रकाश किरणें, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें दर्पण करें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये आपका नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 क्या है, कि अगर आता है कि प्रतिबिंब खींचने का नियम लिखिए, तो प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम क्या हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं, अगर लिख दें कि ना लिखें, अच्छा समझ लीजिए क्या लिखना है उसमें, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो है प्रतिबिंब खींचने का पहला नियम क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब देखिए हम दूसरे नियम के बारे में समझेंगे। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है, देखिए मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है और ये कोई रेखा है, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर वही हम कंडीशन समझेंगे। इस पर कोई बिंदु क्या है, पी बिंदु है, इस पर कोई बिंदु क्या है, एफ बिंदु है, इस पर कोई बिंदु क्या है, सी बिंदु है। इतनी बिंदुएं हैं। तो देखिए जो यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर जो समझेंगे, अब कहाँ से, ये तो आपका मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें था। मान लेते हैं कि केंद्र से होकर, कर्ता केंद्र से होकर चलने प्रकाश किरणें,
मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, कहां से होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। देखिए उसी पथ पर वापस लौट आती है। अगर कोई प्रकाश किरणें कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अगर कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी पथ पर वापस लौट आएगी। तो दूसरा नियम क्या कहता है प्रतिबिंब खींचने का नियम में, ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आते। देखिए तीर क्या दिखा रहा है, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और ये तीर क्या दिखा रहा है कि वापस आ रही हैं। तो किस पथ पर आ रही हैं, उसी पथ पर वापस आ रही हैं। तो परावर्तन पश्चात के बाद क्या होगा, उसी पथ पर क्या हो जाएंगे, वो वापस लौट आएंगे। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होता है। देखिए तीसरे नियम में हम क्या जानेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं बनाते हैं, नीचे हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पर बना दे रहे हैं। तीसरा नियम जो है आपका, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, मुख अक्ष। ये आपका P है, ये आपका क्या है, F है, ये आपका क्या है, C। देखिए यहाँ तीसरा नियम क्या समझेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, कहां से होकर जा रहा है, देखिएगा ध्यान समझिएगा। यदि कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, कोई प्रकाश किरणें जो कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस, तो ये क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए समांतर रेखा ही तो है ये, कौन सी रेखा, ये समांतर रेखा ही है जो दर्शा रहा। तो मतलब यहाँ से क्या नियम निकल कर आया, क्योंकि इसको हम रेड कौन से करते हैं, तभी ये नहीं तो प्रकाश किरणें हैं, तो क्या है, प्रकाश की किरणें ये हो रही है, मुख्य अक्ष के क्या जा रही है, समांतर हो जा रहे हैं। तो क्या हम लिखेंगे तीसरे नियम में कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, देखिए मुख्य अक्ष है उसी के क्या है, ये समांतर ही तो हो जाता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर। यानी ये वाला नियम इस नियम का उल्टा नियम है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जा रही थी, अब मुख्य फोकस से होकर जा रहा है तो समांतर हो जा रहा है। तो हम यहाँ देखें कि जो प्रतिबिंब खींचने के नियम है वो 3 नियम है। पहला नियम क्या है, वो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आपको इस फिगर को फिर से समझा दे रहे हैं एक बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये नियम नंबर 1 हो गया। दूसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। तीसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये 3 नियम थे आपके। तो हम यहाँ पर जान पाए कि प्रतिबिंब जो खींचने का नियम था वो 3 नियम होते हैं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो प्रतिबिंब बनने का नियम होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिए प्रतिबिंब बनने का नियम है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। हम आपको एक सरल टॉपिक के माध्यम से समझाना चाहेंगे और उससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रसार बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम उसे सीधे थोड़े से फॉर्म में ही आपको पूरी जानकारी दे देंगे। जो प्रतिबिंब बनने का नियम है इसका वैसे विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम थोड़े से नियम में ही आपको समझा देंगे और अच्छे से आप समझ भी जाएंगे एक फिगर के माध्यम। अगर वो फिगर आप याद रखेंगे तो जो भी जिस बिंदु पर भी कहेगा उस बिंदु पर आप प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हो और जो है प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हो। तो पहला नंबर हम ये जानेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्यान दीजिए, पहला नंबर तो है आपको ये बताना है वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। देखिए प्रतिबिंब बनने के नियम में हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है कि प्रतिबिंब बनने का नियम में ये है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा ये हमें बताना है। तो हम किसके अंतर्गत बताएंगे, एक नियम के अंतर्गत बताएंगे, तो वही आपका क्या है, प्रतिबिंब बनने का नियम। तो यहाँ हम क्या जानेंगे, प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिए साथ साथ आप नोट बनाते चलिएगा, नोट्स जो है आपको 2-3 बार वीडियो देख करके बना लीजिएगा।
क्योंकि आपको नोट से ही याद दिलाएगा, वरना आप सब देखकर भूल जाया करेंगे। पहला हमें ये बताना है कि वो प्रतिवास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। दूसरा क्या बताना है हमें, मतलब जो है बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या फिर बराबर बनेगा, क्योंकि ऐसा भी तो होता है, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है प्रतिबिंब। तीसरा हमें क्या बताना है, जो बताना है तो तीसरा हमें ये बताना है कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ये तीन घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो ये जो घटना है ये दर्पण के अलग अलग नियमों पर आधारित है। हम पहले आपको बताएंगे अवतल दर्पण में किस प्रकार से बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा, अभी आप पूरी बात को समझ जाएंगे कि कहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन सा बिंदु होता है, P होता है। ये कौन सा बिंदु होता है, F होता है। ये क्या होता है, C होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये तो कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं ना। देखिए समझिए, देखिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कब वास्तविक बनेगा और कब आभासी बनेगा। इस बिंदु को हम एक बिंदु यहाँ पर और बना देते हैं। इस बिंदु को अनंत बिंदु भी कहते हैं, जो लास्ट वाला टॉपिक होता है। तो हमें क्या बताना सबसे पहले कि कब वास्तविक बनेगा और कब आभासी बनेगा। तो देखिए कब वास्तविक बनेगा कब आभासी बनेगा, इसके बारे में हम लेते हैं मुख्य फोकस को आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मुख्य फोकस को हम आधार मान लेते हैं। ऐसे मुख्य फोकस को ये आधार मान लेंगे। तो देखिए अगर कोई वस्तु जो है, देखो जब वस्तु को रखने की स्थिति पर ही जो है प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। अगर हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कुछ बनेगा, केंद्र पर रख रहे हैं तो कुछ बनेगा, मुख्य फोकस पर रख रहे हैं तो कुछ बनेगा, या इनके बीच में रख रहे हैं तो कहीं किसी स्थिति पर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वास्तविक कब बनेगा और आभासी किन किन कंडीशन पर वास्तविक बन सकता है, किस किस कंडीशन पर आभासी बन सकता है। तो देखिए ये मुख्य फोकस की, अगर मुख्य फोकस के कोई वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है, मुख्य फोकस की इधर बाईं तरफ रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कब, जब वो मुख्य फोकस के मतलब जब बाईं तरफ रखेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। वास्तविक था उल्टा बनेगा। और ये क्या होगा, मुख्य फोकस को छोड़ करके, इसको हम छोड़ करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये बहुत सही तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके के नियम पर जो है आपको चलना है और प्रत्येक स्थिति की जानकारी आपको मिल जाया करेगी। और उसके बाद क्या होता है, ये आपका वास्तविक पता चल गया, आभासी पता चल गया। अब क्या हम जानेंगे कि कब छोटा आभासी जब बनेगा तब आपका क्या सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम जानेंगे कि कब मतलब क्या होगा, बराबर छोटा बड़ा। तो वहां से इसको छोटा बड़ा और बराबर जानने के लिए आप वक्रता केंद्र को डायरेक्शन मानिए, वक्रता केंद्र को। तो वक्रता केंद्र को जब हम डायरेक्शन मानेंगे तो क्या होगा, अगर कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र के इधर है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वो छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा, छोटा, क्योंकि दूर जाएंगे तो छोटा बनेगा। और जब आप उससे करीब जाएंगे इधर क्या बनेगा, यहां से पूरा, यहां से क्या बनेगा, यहां से बड़ा बनेगा। कहां तक बनेगा, आप वहां तक बनेगा। और जो अगर वक्रता केंद्र पर ही है तो वक्रता केंद्र पर क्या बताएगा, वो बराबर बताएगा। क्या बताएगा, बराबर। जितने कंडीशन है, इतने कंडीशन के अनुसार जो है आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब कब बनेगा। अब ध्यान से आप देखिए, अब हम इन्हें फिगर समझ लिया। अब देखिए हम एग्जांपल के तौर से पूछते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है कहां पर है। देखिए यदि कोई वस्तु मतलब पूछ लिया गया कि क्वेश्चन आता है कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
अगर आपसे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय में या अतलघुत्रीय में आ सकता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, या मतलब कैसा बनेगा, यही पूछा जा सकता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा है, प्राकृति बताइए, प्रतिबिंब का प्राकृति बताइए। तो इस कंडीशन से हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वस्तु रखी कहाँ जा रही है। अब जैसे पूछ लिया कि वस्तु जो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, कहाँ पर है, वस्तु जो रखा जा रहा है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, यहाँ पर अनंत यहाँ है, वक्रता केंद्र इसके बीच में यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा या प्रतिबिंब बनने की प्रकृति बताइए। कहा जाए किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे देखिए ये जो घटना दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ से चल गए तो आपको क्या मिला, ये जो है किधर है, मुख्य फोकस की इधर है, तो इधर वाला नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, इधर वाला नियम क्या है, मुख्य फोकस की इधर वाला नियम वो आपका है वास्तविक उल्टा, वास्तविक क्या है, उल्टा, ये तो है। अब उसके बाद देखिए वक्रता केंद्र से वाला नियम लगाइए तो वक्रता केंद्र के भी इधर है तो क्या बनेगा, ये छोटा, क्या बनेगा, छोटा। तो दोनों नियम लगा दिए तो इस तरह घटना क्या है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। कितना आसान है। अब मान लेते कह दिया जाए कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा है, वक्रता केंद्र और मुख्य इस पर मान लेते पता पूछ रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप क्या बनाएंगे, आप फिर देखिए मुख्य फोकस किधर है ना, तो कैसा है मुख्य फोकस किधर, कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक उल्टा के लिए, तो वास्तविक उल्टा ये भी बनाएगा, वास्तविक उल्टा ही बनाएगा। आप देखिए वक्रता केंद्र किधर है, वक्रता केंद्र के उधर है, इसका मतलब क्या बनाएगा, छोटा नहीं बनाएगा, बड़ा बनाएगा, क्योंकि इधर क्या है, वक्रता केंद्र जब उधर रहता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वक्रता केंद्र इधर रहता है तो छोटा, वक्रता केंद्र पर ये तो बराबर बनाता है। तो इसी नियम से हम समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि मुख्य फोकस के वस्तु इधर है कि मुख्य फोकस के वस्तु उधर है। अगर मुख्य फोकस के वस्तु इधर है नहीं बाएं साइड में है तो वास्तविक उल्टा बनेगा, अगर मुख्य फोकस के दाहिने साइड में है वस्तु तो कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अगर हमें छोटा या बड़ा या बराबर पता करना है तो क्या करेंगे, अगर वक्रता केंद्र पर है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र के बाईं ओर है तो कैसा बनेगा, छोटा, अगर वक्रता केंद्र के दाईं ओर है तो क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से हम निकाला कर लिया करेंगे कि कब छोटा कब। मान लेते हैं पूछ रहा है कि कोई वस्तु जो है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, यहाँ इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है, इस पॉइंट पर पूछ ले रहा है आपसे कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हुई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप क्या बताएंगे कि देखिए मुख्य फोकस के बीच में है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है तो सबसे कौन मिला, आभासी सीधा मिला, और फिर कौन मिला, ये कौन सी रेखा है, ये बड़ा कप को प्रदर्शित करती है। देखिए वक्रता केंद्र की क्या है, ये सब दाएं ओर है, सब दाएं ओर बात हो रही है, वक्रता केंद्र के भी दाएं ओर है और मुख्य फोकस के भी दाईं ओर है। तो दाईं ओर का नियम क्या है, आभासी सीधा है बड़ा, यही तो नियम है। दाईं ओर का नियम क्या है, आभासी सीधा तथा बड़ा है। तो इसके लिए दाईं ओर का नियम क्या है, आभासी सीधा हुआ, आभासी सीधा हुआ, और इसके लिए नियम क्या है, बड़ा। तो तीनों निकल कर क्या हो जाएगा, आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ जाने कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है। इस फिगर को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगा, या आप इसको बना लीजिए। 2 मिनट का समय, 1 से 5 मिनट का 2 मिनट का जो भी समय है वो हम आपको दे रहे हैं, बना लीजिए इसको। देखिए फिगर आपको अगर बनाए रहेंगे ये फिगर आपको क्लियर रहेगा, इसी से आप निकाल करके जो है प्रत्येक का मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो आप बता सकते हैं। अगर इस फिगर को आप भूल जाएंगे तो फिर नहीं बना पाएंगे। तो आपको इस प्रतिबिंब को याद रखने का एक ही मात्र 2 तरीके हैं, केवल आप केंद्र से और मुख्य फोकस से सोचिए। केंद्र के अगर बाईं ओर है तो आपको समझ लीजिए कि छोटा बनेगा, अगर केंद्र के बाईं ओर है तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब मुख्य फोकस से अगर मान लीजिए बाईं ओर है तो वास्तविक उल्टा बनेगा, अगर मुख्य फोकस के दाईं ओर है तो क्या, आभासी सीधा बनेगा। यही नियम आप याद करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए एक ही नियम है, उत्तल दर्पण क्या था, उत्तल दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए था। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए नियम क्या है, दूसरा जो उत्तल दर्पण के लिए अगर आप क्या है नियम, तो उत्तल दर्पण के लिए केवल एक ही नियम है, वो किसी भी बिंदु पर है तो उसको आपको एक ही नियम बताना है। क्या बताना है, आभासी सीधा, आभासी सीधा तथा छोटा, आभासी सीधा तथा छोटा, इसके लिए एक ही नियम है। अगर वो वक्रता केंद्र पर पूछ रहा है, चाहे जिस बिंदु पर पूछ रहा है कि वस्तु यहाँ पर रखा है और उत्तल दर्पण की बात कहे तो आपको सीधा क्या बताना है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा।
तो अब ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब बनने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी नियम। निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी नियम क्या है ये हम समझेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी नियम जो है वो निम्नवत नाम दिए। पहला नंबर उन्होंने ये बताया, निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी नियम से यह स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। जो वस्तु होता है निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी नियम निम्नलिखित है। पहला नियम क्या है कि हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरा नियम क्या है कि हमेशा जो नंबर 1 क्या था कि हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि हमेशा जो दूरियां होती हैं वो मुख्य अक्ष तथा ध्रुव से नापी जाएंगी। कहां से नापी जाएंगी, मुख्य अक्ष तथा ध्रुव से नापी जाएंगी। हमेशा दूरी मुख्य अक्ष तथा ध्रुव से नापते हैं। हमेशा जो है दूरी को, जो दूरियां होती हैं प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, जो फोकल दूरी होती है, इस सबको हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं या मुख्य अक्ष से नापेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा नियम क्या है, देखिए ध्रुव के बाएं ओर की दूरियां, ध्रुव से बाएं ओर की दूरियां जो होती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और दाएं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाएं ओर की दूरी, दाएं ओर की, अभी हम आपको फिगर बनाकर समझा देते हैं। दाएं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ हो जाती है, धनात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती है। ये हो गया। चौथा नियम है कि मुख्य अक्ष की अगर ऊपर की दूरी है तो धनात्मक चिन्ह के साथ तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा ये हो गया। तो ऊपर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। कहने का मतलब ये है इन चारों नियमों से, ये 4 नियम हैं, 4 नियमों से क्या स्पष्ट होता है कि मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये आपका ध्रुव P है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई वस्तु है, वस्तु अगर रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा, बाईं तरफ रखा जाएगा। यानी वस्तु जो होगा हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ बाईं तरफ रखा जाएगा। ये वस्तु है, यानी ये है आपका B। इस तरीके से वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाएगा, दर्पण के बाईं तरफ रखा जाएगा। दूसरा नियम क्या है
कि हमेशा दूरी मुखाक्ष तथा ध्रुव से नापा जाएगा, यानी यहाँ से मुखाक्ष से ऊपर तथा मुखाक्ष से नीचे नापेंगे और ध्रुव से दाएं तरफ, ध्रुव से बाएं तरफ नापेंगे, ध्रुव से बाएं तरफ तथा ध्रुव से दाएं तरफ। जो भी दूरियां नापी जाएंगी यहाँ से यहाँ तक नापी जाएंगी, जैसे वस्तु की दूरी, वस्तु के केंद्र की दूरी, जो भी दूरी होगी वो हमेशा कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से नापी जाएगी, कि ध्रुव से कितनी दूरी पर वस्तु रखा है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, वो दूरी ली जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्लियर हुआ। तीसरा नियम क्या है कि ध्रुव के बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ और दाएं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ। तो देखिए यहाँ पर वही नियम लगाया गया है, जो निर्देशांक का नियम है वही नियम लगाया गया है। देखिए ये मान लेते हैं कोई मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। तो होता है ना, ये कौन सी दूरी होती है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना, ऋणात्मक दूरी होती है। ये कौन सी दूरी होती है, धनात्मक दूरी होती है। धनात्मक दूरी तो होती है, तो इसीलिए कहा गया कि मतलब जो है ध्रुव के बाएं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तथा ध्रुव से बाएं ओर की दाहिने तरफ की दूरी क्या होती है, धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाती है। अब उसके बाद जो है मुखाक्ष के ऊपर की बात आई, तो देखिए मुखाक्ष के भी ऊपर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ होती है ना, और नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ होती है। ये तो होती है, तो मुखाक्ष के ऊपर की दूरी जो भी बनेगा वो धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा और मुखाक्ष से नीचे की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो ये आपका क्या था, निर्देशांक गिनती का नियम। हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, और दर्पण का सूत्र मतलब प्रतिबिंब, फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी में संबंध पढ़ेंगे। और जो तीसरा मतलब जो पढ़ेंगे वो क्या, वो कर्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे। तो ये हमें लग रहा है वीडियो काफी लंबा जा रहा है, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको ये जो दोनों डेरिवेशन है, जो फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने का, यूबीएफ में संबंध स्थापित करने का जो डेरिवेशन है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये चीज आपको अगर समझ में आया होगा तो इसको 2-3 बार आप लोग वीडियो रिपीट करके देखेंगे, आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग जो आप वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।